आज की कहानी है सच्चे प्यार की तलाश। अरसे बाद कश्मीर से लौटा हूँ। मॉर्निंग वॉक के लिए निकला तो नज़र विशंबर जी के निर्जल मकान पर ठहर गई। अकेला घर दीवारों के जालों और दरारों से भर गई थी। सामने लगा पलास का पेड़ तो था, लेकिन फूल मुरझाए हुए थे। हर श्रृंगार भी सूख चुकी थी। क्या से क्या हो गया ये मकान। वहाँ खड़े एक परिचित से मैंने कहा, पहले ये घर घर लगता था। विशंबर जी के जाने के बाद तो मकान बनकर रह गया है, जहाँ न कोई आता है और न जाता है। उसने मायूसी से कहा, मगर और लोग कहाँ गए? उनकी पत्नी तो पिछले साल मर गई, बाकी लोगों का मुझे पता नहीं। इतने दिनों बाद मैं इस घर को देख रहा हूँ तो ये अनुभूति तो मुझे होनी थी। जो लोग इसे रोज़ देखते होंगे, उन्हें इस मकान के अकेलेपन से क्या लेना देना। भारीपन लिए हुए मैं शहर का विचार त्याग कर पार्क की ओर बढ़ गया। ये पार्क विशंबर जी ने ही बनाया था। बहुत प्यार करते थे वो पेड़ पौधों से। कई वर्षों तक श्रीनगर विकास समिति के अध्यक्ष भी रहे। मैं सुबह सुबह इस पार्क के शहर के लिए आता तो देखता विशंबर जी इन पेड़ पौधों को देखभाल करते हुए दिखते थे। अपने हाथों से पौधों की गुड़ाई करते, उन्हें सींचते। जब मेरा मकान बना तो बियान में 4-5 घर ही बने थे। जब कोई नया घर बनता तो अकेलेपन के टूटने की उम्मीद सी बनती और मन खुशी से उछलने लगता। उन्हीं दिनों कंधे पर झोला लटकाए एक सज्जन सामने वाले फ्लैट पर आते और कुछ देर बैठकर चले जाते। किसी से बात करना तो दूर, किसी की तरफ देखते भी नहीं। एक दिन मेरी कॉलोनी के मित्र डॉक्टर अभिनंदन उस मकान के अंदर लोगों को निर्देश देते हुए दिख गए। बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि सामने वाला मकान डॉक्टर विशंबर जी का है। बहुत ही घमंडी लगते हैं, आते जाते कभी मेरी तरफ देखते भी नहीं हैं। घमंडी नहीं है, बहुत ही संकोची इंसान है। गोरखपुर में बीएससी में आपके स्टूडेंट रह चुके हैं। उन्होंने मुझे खुद बताया था। विशंबर जी का स्वभाव चाहे कितना भी संकोची था, पड़ोसी बनने के नाते हम दोनों परिवारों के बीच हेलो हाय हो जाती थी। धीरे धीरे अनौपचारिकता बढ़ने लगी और इतनी बढ़ गई कि उनका फ़ोन नंबर भी मैंने अपने कई मित्रों और परिजनों को दे दिया था। फ़ोन आने पर कोई न कोई उनके घर का सदस्य हमें बुला लेता। एक शाम मैं उनके घर गया तो वो हाथ जोड़कर बोले, डॉक्टर साहब, मैं कल सुबह आपसे मिलने ज़रूर आऊँगा। इस समय मैं आपसे मिलने के लायक नहीं हूँ। उनकी लड़खड़ाती आवाज़ से मैंने अंदाज़ा लगाया कि विशंबर जी ने काफ़ी मात्रा में चढ़ा ली थी। बाद में अभिनंदन जी से पता चला कि वो तो शराब को हाथ तक नहीं लगाते। मैं तो इन्हें बहुत पहले से जानता हूँ। ये परिस्थितियाँ ही तो हैं जो इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। मैं कुछ और पूछना चाह रहा था, लेकिन उसी समय उनके घर से फ़ोन आया और बात अधूरी छोड़कर वो घर चले गए। एक रात 12 बजे घंटी बजी तो मैं घबरा गया। बाहर निकला तो विशंबर जी के घर से कोलाहल सा सुनाई पड़ रहा था। मैं पहुंचा तो देखा विशंबर जी के सामने भोजन की थाली रखी हुई थी और वो अपने गाल पर थप्पड़ मार मार कर कुछ कहे जा रहे थे। मेरे पहुंचते ही उनकी पत्नी ने मेरा पांव छुआ और पति की शराबखोरी और उससे उत्पन्न अनेक अशोभन क्रियाओं का बखान करने लगी। उनकी पत्नी की भाषा में संयम था, बेटियां अश्लील भाषा में पिता की बेइज्जती कर रही थी। विशंबर जी अपना पक्ष रखते हुए बता रहे थे कि देखिए, थाली मेरे सामने रखते ही ये सारी चुड़ैल मेरे ऊपर अपनी गालियों की बरसात करने लगती हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन औरतों की शिकायत जायज़ है। शराब पीकर अगर व्यक्ति सारी सैलरी उड़ा देगा तो घर की ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी। मैंने दोनों पक्षों को शांत कराया और उनकी बात सुनी। काफ़ी देर बाद जब माहौल शांत हुआ तो घर लौट कर आया। उसके बाद रोज़ का किस्सा बन गया। रात बेरात घंटी बजती, कोलाहल उठता और मैं उनके घर पहुंच जाता। ये पता नहीं चलता कि घंटी कौन बजाता है, विशंबर जी, उनकी पत्नी या बेटियां। होना क्या था, विशंबर जी की वही स्थिति और बहस, दोनों ओर की शिकायतें और मुझे समझाने में मेरे वाक्य, और फिर वापसी लौटकर मेरी पूरी रात करवटें बदलने में कटती। मन की जिज्ञासा बढ़ी तो मैं अभिनंदन जी के घर पहुंच गया। उस दिन उन्होंने बताया कि विशंबर जी पहले ऐसे नहीं थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि उनके जैसा नेक और जिंदा दिल इंसान शराबी बन गया। मैंने पूछा तो बोले, विशंबर जी बेहद लोकप्रिय अध्यापक थे, शिष्य के प्रिय और अपने विषय के प्रति जागरूक। उन दिनों उनका व्यक्तिगत बेहद प्रभावशाली था और
अब तो आप देख ही रहे हैं, महीने में सिर्फ 2-4 दिन कॉलेज जाते हैं, हमेशा उधार चढ़ा रहता है। लेकिन ये सब हुआ कैसे और क्यों? कोई नहीं बता सकता कि ये व्यक्ति ऐसा कैसे और क्यों बन जाता है। उन्होंने रुक रुक कर कहा, विशंबर जी के स्वभाव में रसिकता काफ़ी थी और होनी भी चाहिए, लेकिन उनकी रसिकता को कभी ठोस आधार नहीं मिला। उनकी शादी बहुत छोटी उम्र में ही हो गई थी। पत्नी गांव की अनपढ़ और ठेठ गंवार, रंग रूप भी कुछ खास नहीं था। शहर में आकर भी वह खुद को बदलने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसे इस बात की भी चिंता नहीं थी कि उसका पति प्रोफेसर है, शहर की सभ्य सोसाइटी में उठना बैठना है। विशंबर जी समझाते, शहरी जीवन के रंग ढंग सिखाते, लेकिन वह टस से मस नहीं होती। हमेशा शहरी रीति रिवाज को गालियाँ देती रहती। लोगों से वो गंवारू भाषा में ही बात करती तो विशंबर जी को शर्म आती। फिर भी बेचारे बहुत धीरज के साथ उन्हें सिखाते। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन वो तो अपनी जड़ धार्मिक आचार विचार में डूबकर अपने स्त्रीत्व का सौंदर्य ही खो बैठी थी। वहाँ विशंबर जी जैसा मिजाज कहाँ, छुआछूत, पूजा पाठ, पवित्रतावादी, रूढ़िता में कैद वो औरत। पुरुषों को औरत चाहिए, पुजारन नहीं। लेकिन वो औरत पुजारन होने के दम में यौवन के रस में क्रियाकलाप भी भूल बैठी। अभिनंदन जी चुप हो गए और मैं इस प्रतीक्षा में था कि वो खुद ही आगे बढ़ें। विशंबर जी की एक सहपाठी थी उर्मिला जी, उनके साथ उनका प्लेटोनिक लव हो गया था। संवेदना की धरातल पर वो उनके सुख दुख की साथी थी। अक्सर विशंबर जी से मिलने वो घर आया करती। पत्नी की एक आध बार उर्मिला जी के बारे में पूछा तो बोले, आप अपना काम कीजिए, मुझसे कौन मिलने आता है कौन नहीं। लेकिन उतनी पत्नी संकुचित सोच उसे हर समय परेशान करती रहती थी। एक बार तो उनकी पत्नी मेरे सामने ही उर्मिला जी की इतनी बेइज्जती की कि उन्हें उठकर जाना ही पड़ा। विशंबर जी हतप्रभ और अवाक रह गए। शर्म से उनका चेहरा लाल हो गया। मैंने उर्मिला जी को समझाने की काफ़ी कोशिश की तो उन्होंने मुझे भी खूब सुना दिया। बाद में मैंने सुना दोनों के बीच काफ़ी कहा सुनी हुई। 2 दिन तक विशंबर जी कॉलेज भी नहीं गए, किसी दोस्त के घर चले गए थे। एक दिन अचानक कॉलेज से लौट रहा था तो वो रास्ते में मिल गए। जुबान के साथ साथ पैर भी लड़खड़ा रहे थे, मुंह से बदबू भी आ रही थी। कहाँ चले गए थे विशंबर जी? अरोड़ा के घर। मेरा माथा ठनका और बहुत कुछ समझ में भी आ गया। चलिए आपको घर छोड़ाऊँ, मैं घर कभी नहीं जाऊँगा। तुम तो अच्छी तरह जानते हो वो घर मेरा कितना अपना है। मैं चिंता मग्न उठा। विशंबर जी ने पीना क्यों शुरू कर दिया? बच्चों ने भी उन्हें संभालने के बजाय उन्हें कोसना शुरू कर दिया। घर का वातावरण पूरी तरह कलहपूर्ण हो गया। गम गलत करने के लिए वो खुद को शराब में डुबो लेते या कुछ पल सुकून के काटने के लिए उर्मिला जी के घर चले जाते। मैं उनके घर जाता तो अक्सर उन्हें पेड़ पौधों की सेवा करते देखता। कभी उन्हें नहला रहे होते या नए पौधे लगा रहे होते। अक्सर कहते, इस घर में यही मेरे साथी हैं। रात को जब ये महकते हैं तो मेरे सपने उस महक से भीग जाते हैं और लगता है मेरा नाम लेकर पुकार रहे हैं। मैं हमेशा विशंबर जी के शराब की आदत को देखकर उनको दोष देता रहा और घर की मासूम सी लगने वाली औरत की ओर से मोर्चा संभालता रहा। लेकिन धीरे धीरे मुझे वास्तविकता का आभास होने लगा। विशंबर जी की पीड़ा का गहरा बोध होने लगा। लगने लगा कि इनकी शराब उनकी सच्चाई तक और औरतों की मासूमियत उनकी सच्चाई तक मुझे पहुंचने ही नहीं दे रही। एक दिन सच्चाई परत दर परत उधड़ती गई जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने इसके नाम मकान कर दिया, पत्नी के नाम 5 लाख का बीमा कर दिया। हर महीने इसे इतने पैसे देता हूँ कि इन सब का काम चलता रहे। ये लड़कियाँ घर चला रही हैं। अरे इन्हें अच्छे स्कूल और कॉलेज में मैंने ही पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है कि अपने पाँव पर खड़ी हो सके। ये तो चाहती हैं कि मैं जल्दी मर जाऊं ताकि बीमे का पैसा इन्हें मिले और ये सब मौज मस्ती में ज़िंदगी जी सके। दाम्पत्य जीवन एक धर्म है, आधार है, विश्वास है, प्रेम है, समर्पण है, प्रतिज्ञा है, पवित्रता है। काश विशंबर जी की पत्नी ने गंवारू तानों और धर्म के कर्मकांड से सड़ी पिलपिली जवानी के चक्रवात में उन्होंने दाम्पत्य की इस परिभाषा को समझा होता तो न ही विशंबर जी का घर टूटता और न ही परिवार।
तो फ्रेंड्स, आज की कहानी कैसी लगी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ।